नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 2024 की परीक्षा के लिए लगातार क्लास हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी क्रम में आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था के कुछ इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी रेलवे भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो इस सेशन को आप बिल्कुल ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। यह सेशन आपके आगामी एनटीपीसी की परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है। भारत की संविधान सभा की जो प्रारूप समिति थी, इसके अध्यक्ष कौन थे, आपसे पूछा जा रहा है। बेहतरीन प्रश्न है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर। आप याद रखिएगा इनका नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, ये संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी कि ऑप्शन सी। तथा इस प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो ये डेट भी आप याद कर लीजिए। 29 अगस्त 1947 को जो है भीमराव अंबेडकर साहब की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। तो ये डेट भी आपको याद रखनी है। भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? भारत में पहली बार संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो राइट आंसर क्या होने वाला है आपका? 1946 में, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। जो कुख्यात द्विशासन का कॉन्सेप्ट था, द्विशासन जो लाया गया था पहली बार, तो यह किस ब्रिटिश भारत अधिनियम की एक विशेषता थी, आपसे पूछा जा रहा है। तो पहली बार जो द्विशासन लागू किया गया था, यह भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत द्विशासन को लागू किया गया था। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एक्ट है, वह कौन सा अधिनियम है जिसने मुसलमानों के लिए एक अलग मतदाताओं की पेशकश की थी? मतलब क्या है कि इस अधिनियम ने मुसलमानों के लिए एक अलग प्रतिनिधित्व मंडल लाने का प्रस्ताव दिया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909। इसने जो है मुसलमानों के लिए एक अलग जो है निर्वाचन मंडल रखने की बात कही थी। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1909, इसको जो है हम मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, इसे भी आप याद कर लीजिए। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। संविधान सभा में जो कुल सदस्य थे उनकी संख्या 389 थी। तो आपको बताना है कि इन 389 सदस्यों में से कितने सदस्य देसी रियासतों से रिलेटेड थे, संबंधित थे? तो आप याद रखिएगा, देसी रियासतों से संबंधित कुल सदस्य से 93, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी के 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से संबंधित थे। तो इन 389 सदस्यों में से 296 जो सदस्य थे ये ब्रिटिश भारत से संबंधित थे और 93 सदस्य जो हैं ये देसी रियासतों से संबंधित थे। तो ये फैक्ट आपको याद रखने हैं। यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 93 प्रतिनिधि। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। औपनिवेशिक भारत में एक संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई थी? तो भारत में एक संघीय न्यायालय, यहाँ पे शब्द को ध्यान से पढ़िएगा, याद करिएगा, यहाँ पे संघीय न्यायालय की बात हो रही है। तो भारत में एक संघीय न्यायालय की जो स्थापना थी, जो भारत सरकार अधिनियम था 1935 के अंतर्गत की गई थी। किस वर्ष में? तो 1937 में। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत भारत में एक संघीय न्यायालय की जो स्थापना थी यह 1937 में की गई थी। और यह जो संघीय न्यायालय कब तक कार्य करता है? जब तक कि भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना नहीं हो जाती है। तब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हमारे देश में कब होती है? 28 जनवरी 1950 को। आप याद कर लीजिएगा, 28 जनवरी 1950 को भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है। तब तक यह संघीय न्यायालय भारत में काम करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है।
हमारे संविधान के अनुसार भारत किस प्रकार का राष्ट्र है, किस प्रकार का देश है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यानी कि राइट आंसर आपका ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय की बात नहीं की गई है? यहाँ पे प्रियम्बल की बात हो रही है, प्रस्तावना की बात हो रही है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा कि हमारी जो प्रस्तावना है, हमारा जो प्रियम्बल है, इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, जिसमें से लोकतांत्रिक न्याय इसमें सम्मिलित नहीं है। तो बाकी के ये 3 न्याय कौन कौन से हैं? तो इसमें 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन 3 प्रकार के न्याय की बात करी गई है भारत के संविधान की प्रस्तावना में। तो इसको आपको याद रखना है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए वाला था, यह हमारे प्रस्तावना में जो न्याय वाला कॉन्सेप्ट है उसमें सम्मिलित नहीं है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? दोबारा से प्रस्तावना का यह प्रश्न आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रियम्बल में उल्लेखित नहीं है? तो समानता शब्द की बात प्रियम्बल में आपको देखने को मिलती है, भाईचारा की बात आपको देखने को मिलती है, संप्रभुता की बात आपको देखने को मिलती है, लेकिन जो समतावाद है, यह जो कॉन्सेप्ट है, यह जो शब्द है, इसका जो जिक्र है हमारे प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समतावाद का जिक्र हमारी प्रस्तावना में नहीं किया गया है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? भारत का संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 26 नवंबर को हम संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। वही 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया था? भारत का जो संविधान है यह कब अस्तित्व में आया था, यानी कि पूरी तरह से कब लागू हुआ था? तो आप लोग याद रखिएगा कि हमारा जो संविधान है पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की पहली बैठक के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 दिसंबर 1946। पूरी डेट आप याद कर लीजिए। यहाँ पे 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे? संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य की यहाँ पे बात हो रही है। प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे पहले अस्थायी सदस्य की बात हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सच्चिदानंद सिन्हा। ये जो है संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य थे। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सच्चिदानंद सिन्हा के स्थान पर भारत की संविधान सभा के अस्थायी यानी कि परमानेंट अध्यक्ष कौन बने थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा तो भारत की संविधान सभा के पहले अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट अध्यक्ष थे, लेकिन जो परमानेंट अध्यक्ष थे ये बनाए गए बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो ए है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां हैं? बेसिक सा प्रश्न है। आई होप इसका आंसर सभी को पता होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 24, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन किस भाषा में अपनाया गया था? तो आप लोग याद रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रगान जन गण मन है इसको बांग्ला भाषा में अपनाया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। एक डेट आपको याद रखनी है, 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? तो हमारी जो संविधान सभा थी इसने हमारे राष्ट्रगान को स्वीकृति प्रदान की थी। तो आप याद रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रगान है जन गण मन, इसको जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी 24 जनवरी 1950 को। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। इसी दिन 24 जनवरी 1950 को ही हमारा जो राष्ट्रगीत वंदे मातरम है इसको भी संविधान सभा ने स्वीकृति प्रदान की थी। तो दोनों ही आपको याद रखना है। 17वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक पर जो उल्लेखित शब्द है सत्यमेव जयते है,
यह किस उपनिषद से लिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मुंडकोपनिषद से। आप याद रखिएगा, हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक पर उल्लेखित शब्द है सत्यमेव जयते, इसको जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, जो फंडामेंटल राइट्स हैं ये हमारे संविधान में किस देश के संविधान से ग्रहण किए गए हैं, तो अमेरिका के संविधान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अमेरिकी संविधान से। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये फैक्ट आपको याद रखना है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में DPSP के नाम से जानते हैं, इनको जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को हमने लिया है आयरलैंड के संविधान से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। आयरिश संविधान या आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को लिया गया है हमारे संविधान में। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, यानी कि स्वतंत्रता मतलब आपका लिबर्टी हो गया, समता मतलब आपका क्या हो जाए, इक्वलिटी हो गया, बंधुत्व मतलब आपका फ्रेटर्निटी हो गया। तो यह जो कॉन्सेप्ट है इसको किस देश के संविधान से लिया गया है। तो आप लोग याद रखिएगा, यह जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने फ्रांस के संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो फ्रांस के संविधान से, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आपका यहाँ पे ए दिया गया है बिल्कुल सही हो जाएगा। यह जो कॉन्सेप्ट है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का, इसको जो है हमने फ्रांसीसी संविधान से ग्रहण किया हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं। हमारे संविधान में कितने प्रकार के मौलिक अधिकारों की बात की गई है, यहाँ पे पूछा गया है। बेहतरीन प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में हमारे संविधान में टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, तो ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं आइए देख लेते हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसके बाद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, फिर 5वें पे सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, फिर 6ठे नंबर पे आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 प्रकार के हमारे मूल अधिकार हैं जिनका जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। आगे एक डिटेल वीडियो में लाऊंगा जिसमें आपको मौलिक अधिकारों से जुड़े सही प्रश्नों को कवर करवा दिया जाएगा। फिलहाल के लिए आप इतना यहाँ पे जान लीजिए कि टोटल 6 प्रकार के हमारे मौलिक अधिकार हैं जिनका मैंने अभी भी नाम बताया, उनको आप याद कर लीजिएगा। तथा एक चीज़ और आप याद कर लीजिए। चलिए आगे प्रश्न में मैं आपको बता दूंगा। अगला प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान के निम्न में से किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का जो भाग 3 है इसमें जो है मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक आपको फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार देखने को मिलेंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। तो कितनी चीज़ें मैंने आपको अभी अभी बताई हैं कि हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। इनको भारतीय संविधान के भाग 3 में रखा गया है, अनुच्छेद 12 से लेके अनुच्छेद 35 के अंतर्गत। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, निजता का अधिकार जिसको हम बोलते हैं राइट टू प्रिवेसी, यह किसके अधीन आता है। बेहतरीन प्रश्न है। तो निजता का अधिकार किसके अंतर्गत आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत, यानी कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत जो है यह निजता का अधिकार आता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है। राइट टू हेल्थ की यहाँ पे बात हो रही है, स्वास्थ्य का अधिकार यानी कि राइट टू हेल्थ की यहाँ पे बात की जा रही है। तो यह जो अधिकार है यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्रदान किया गया, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। तो यह भी आपका एक फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है। तो आर्टिकल 21 आप याद रखिएगा, आर्टिकल 21A यह एक अमेंडमेंट हुआ था, उसी अमेंडमेंट के आप याद कर लीजिएगा अमेंडमेंट कौन सा है, 86वां
छियासीवां संविधान संशोधन हुआ था, यह किस वर्ष में हुआ था? 2002 में यह संशोधन हुआ था। तो जो छियासीवां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 का था, इसी के तहत भारतीय संविधान में अनुच्छेद 21A जोड़ा गया और यह किसकी बात करता है? तो बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने की बात करता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन किया गया है? तो यहाँ पे डीपीएसपी की बात हो रही है, नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात हो रही है। तो आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान का भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय संविधान का भाग 4, यानी कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। किस अनुच्छेद से लेकर किस अनुच्छेद तक आपके नीति निर्देशक सिद्धांत दिए गए हैं? तो आप याद रखिएगा, अनुच्छेद 36 से लेके अनुच्छेद 51 तक जो है यह नीति निर्देशक सिद्धांत हमारे संविधान में दिए गए हैं। और भाग कौन सा है? तो भाग 4 हो जाएगा राइट आंसर आपका। अगला प्रश्न है, यूनिफॉर्म सिविल कोड को किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? यहाँ पे समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो रही है। तो यह डीपीएसपी का ही एक आर्टिकल है। तो यह आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 44, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अनुच्छेद 44 जो है समान नागरिक संहिता को परिभाषित करता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे 100% सही दिया गया है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक प्रेसिडेंट होगा? बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर क्या होने वाला है? भारत का एक प्रेसिडेंट होगा। किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 52 में। आप याद रखिएगा, आर्टिकल 52 में यह बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बारे में आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसे संबोधित कर देता है? अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना होगा, रिजाइन करना होगा, तो वो किसको संबोधित कर कर अपना इस्तीफा देंगे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाइस प्रेसिडेंट को, यानी कि उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा ये देते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत के पहले राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पे पूछा गया है कि कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। कब से कब तक थे? तो ये 1952 से लेके 1962 तक थे। आप याद रखिएगा, 1952 से लेके 1962 तक जो है ये भारत के क्या थे? तो प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे। तो इनका नाम आप याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आप याद रखिएगा, भारतीय संविधान के अनुसार संघ की जो कार्यपालिका है उसकी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। तो आप याद रखिएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संघ की कार्यपालिका का जो प्रमुख होता है वह भारत का राष्ट्रपति होता है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 60 क्या संदर्भित करता है? अनुच्छेद 60 की यहाँ पे बात हो रही है कि अनुच्छेद जो 60 है यह क्या संदर्भित करता है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं। तो आप याद रखिएगा, इसमें जो है राष्ट्रपति के शपथ से रिलेटेड प्रावधान किए गए हैं अनुच्छेद 60 में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति का शपथ, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? तो आप याद रखिएगा एक चीज़ कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये इम्पीचमेंट, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत इन पर जो है महाभियोग चलाया जाता है भारत की संसद में। तब यह महाभियोग जब यह सिद्ध हो जाता है संसद में, तब भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो आप याद रखिएगा, हमारी जो संसद है, हमारी संसद में भारत के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाया जाता है। और यह जब महाभियोग सिद्ध हो जाता है संसद में, तब जाकर लास्ट में भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संसद के द्वारा जो है राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए संसद द्वारा कौन सा प्रस्ताव पारित किया जाता है?
तो आप याद रखिएगा, महाभियोग का प्रस्ताव जो है संसद द्वारा पारित किया जाता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद जो है 61 के अंतर्गत यह प्रस्ताव भारत की संसद में पारित किया जाता है। आर्टिकल 61 की यहाँ पे बात हो रही है। महाभियोग प्रस्ताव से रिलेटेड यह अनुच्छेद है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल यानी कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 356 का जो संबंध है यह प्रेसिडेंट रूल से है यानी कि राष्ट्रपति शासन से। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 1975 में जो इमरजेंसी जो आपातकाल लगाया गया था वह किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। यह न्यूज़ में भी था। आपका जो आपातकाल था, तो आप याद रखिएगा, आपका जो आपातकाल 1975 का लगाया गया था यह आपका राष्ट्रीय आपातकाल था, यानी कि यह नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो आर्टिकल 352 के अंतर्गत। तो आप याद रखिएगा, इस समय सरकार किसकी थी? तो श्रीमती इंदिरा गांधी की सरकार थी। श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा 25 जून, आप याद रखिएगा, 25 जून 1975 को जो है राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था आर्टिकल 352 का प्रयोग करके। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। यह जो आपातकाल है न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि हाल ही में जो केंद्र सरकार है इसने 25 जून का जो दिन है यह संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया है, क्योंकि 25 जून 1975 को श्रीमती इंदिरा गांधी के द्वारा जो है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था। तो इसी कारण से जो 25 जून का दिन है अब भारत में संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से कौन भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है? तो एक चीज़ आप याद कर लीजिएगा, हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल का जिक्र है। एक आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, एक प्रेसिडेंट रूल हो गया यानी कि राष्ट्रपति शासन हो गया, और एक आपका हो गया क्या? तो एक आपका हो गया वित्तीय आपातकाल। तो इन तीनों आपातकाल की जो घोषणा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, यानी कि भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अभी तक हमारे देश में एक भी बार यह आपातकाल नहीं लगाया गया। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। आज़ादी के बाद कितनी बार भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो चुका है, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3 बार। आज़ादी के बाद से अभी तक भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जा चुका है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे डी बिल्कुल सही हो जाएगा। कब कब? तो 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान, और इसके बाद आपका जो इसके बाद आपका एक हो जाएगा 1975 में जो नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। लास्ट के 2 प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारतीय संसद में कितने सदस्य होते हैं? तो हमारी जो पार्लियामेंट है इसमें जो है यहाँ पे सदन की बात हो रही है, तो 2 सदन होते हैं, एक आपका लोकसभा और एक आपका राज्यसभा। ये 2 सदन होते हैं, इनको आप याद रखिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो एक चीज़ आपको याद रखना है, हमारी जो पार्लियामेंट है ये 3 लोगों से मिलकर बनी है, 3 से मिलकर बनी है, एक लोकसभा, एक राज्यसभा और एक प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग होता है। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। इसी कारण से हमारी जो संसद है यह राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा इसमें तीनों ही शामिल होते हैं। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है कि इन तीनों से ही मिलकर हमारी संसद का निर्माण होता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से 40 बेहतरीन भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है। आई होप ये 40 प्रश्न आपके एनटीपीसी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।